गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदीश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का अध्याय जगत प्लांटी के चैप्टर है जो आपका अनावृत्ति बीजी और आवृत्ति बीजी का अध्ययन जो कर रहे थे, उसमें हमारा सेकंड पॉइंट है आवृत्ति बीजी। अनावृत्ति बीजी के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे आवृत्ति बीजी क्या है, अनावृत्ति बीजी, आवृत्ति बीजी में अंतर और इसका वर्गीकरण। इसमें आज हम देखिए आपका आवृत्ति बीजी क्या होता है। आवृत्ति बीजी अथवा पुष्प और पौधों के अंतर्गत वे सभी पौधे आ जाते हैं जिनमें बीज फलों के अंदर बनते हैं। हमने अनावृत्ति बीजी पढ़ा था, उसमें क्या बताया था कि जो पौधे रहते हैं उनमें पुष्प लगता है और पुष्प फल प्राप्त होता है, तो बीज उनके फल के अंदर प्राप्त नहीं होता था, वह फल के बाहर प्राप्त होता था, उसे अनावृत्ति बीजी कहा जाता था। आवृत्ति बीजी जिसमें फल के अंदर बीज प्राप्त होता है उसे आवृत्ति बीजी कहा था। आवृत्ति बीजी पौधे में अंडाशय काफी विकसित रूप में पाया जाता है और जो आपका अनावृत्ति बीजी रहता था उसमें अंडाशय नहीं पाया जाता था। जो आपका आवृत्ति बीजी पौधों के उदाहरण कुछ निम्नलिखित हैं, अंगूर है, टमाटर है, मटर है, गेहूं है आदि हैं, जो आप हर बच्चे ने अधिकतर देखे होंगे इन पौधों को। तो ये सारे पौधे आपके आवृत्ति बीजी में आते हैं। आवृत्ति बीजी की प्रमुख विशेषताएं, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं जिनसे हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि यह पौधा आवृत्ति बीजी है या अनावृत्ति बीजी है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, पहला पॉइंट आता है इसमें आवृत्ति बीजी की विशेषता। पहला पॉइंट, आवृत्ति बीजी पौधे आपके विविध प्रकार के आवास यानी विभिन्न प्रकार से हम कह सकते हैं लगभग हर जगह पाए जा सकते हैं कुछ विशेष स्थानों को छोड़कर। जैसे देखिए जलीय स्तर, मरुस्थल आदि में पाए जाते हैं। स्तर पर जलीय स्तर, मरुस्थल ये हर जगह पाए जाते हैं। दूसरा है मुक्त शरीर, शरीर इनका विभिन्न भागों में बटा रहता है। पहला जड़, दूसरा तना और तीसरा पत्तियां। 3 भागों में इनका शरीर विभक्त रहता है। परिपक्व होने पर यानी है पूर्ण विकसित होने पर पौधे पर पुष्प लगते हैं। जब यह पूर्ण विकसित हो जाता है तो पुष्प लगना प्रारंभ हो जाता है। पुष्प लगते ही इसमें क्या होता है, जिससे फल एक बीजों का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही पौधा परिपक्व होगा, परिपक्व होने पर उसमें पौधे का विकास होगा। पौधे के विकास के बाद बीज बनना, पौधे से फल बनेगा, फूल से फल बनेगा और फल में बीज का निर्माण अंडाशय में। तीसरा है संबंध ऊतक और संबंध फूलों, यानी इसमें जो संबंध ऊतक पाए जाते हैं के रूप में पाए जाते हैं जाइलम फ्लोएम। जो जाइलम फ्लोएम है वो वाहिकाओं द्वारा जो नलिकाएं रहती हैं वो सारी कोशिकाओं में जाइलम फ्लोएम का आदान प्रदान करते हैं। चौथा है पुष्पों के जनक अंग, जिसमें पुंकेसर, जो पुष्प में जनक अंग होता है उसे पुंकेसर कहा जाता है। तथा जननांग अंग, जो नर जननांग होता है वो अंडक होता है और मादा जो जननांग होता है उसे फ्लोएम कहा जाता है। ये दोनों भागों में विभक्त रहते हैं। पुंकेसर अथवा लघु बीजाणु मुख्यतः 2 भागों में विभक्त रहता है। पहला तंतु और दूसरा का जो रहता है वो परागकोश। इसे 2 भागों में बांटा जाता है पुंकेसर को, तंतु और परागकोश में। परागकोश के ऊपर आपका परागकोश के नीचे तंतु रहता है, तंतु के ऊपर परागकोश रहता है। परागकोश एक आवरण में उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे परागकोश परिपक्व होने के बाद यह मादा जो रहता है पुष्प, उसके ऊपर यह कीटों के माध्यम या वायु के माध्यम से जाना प्रारंभ हो जाते हैं। इसमें देखिए छठवां पॉइंट है अंडक अथवा गुरुत्वीय बीजाणु। जो अंडक रहता है या गुरुत्वीय बीजाणु 3 भागों में रहता है। अंडाशय जिसे ओवरी कहा जाता है, वर्तिका सेटिले कहा जाता है और तीसरा वर्तिकाग्र सेडिमा कहा जाता है। अंडम में बीजाणु, ठीक है, अथवा जो गुरु बीजाणुधानी स्थित होते हैं। अंडम में गुरु बीजाणुधानी स्थित होते हैं। अंडम यानी मादा पुष्प, इसे 3 भागों में अंडाशय, वर्तिका
ठीक है, वर्तिकाग्र एवं बीजांड, ये 3 भागों में बांटा जाता है। 7वां पॉइंट है, आप अच्छे तरीके से नॉर्मली पॉइंट है, आप कभी आ जाता है देख सकते हैं अगर आप इसे अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि है सारी क्रियाएं आप देखोगे पेड़ पौधे पुष्प हमारे घर के बगीचे में या हमारे घर जो पौधे के पुष्प के पौधे उनमें आप देखते होंगे, जो किसान हैं, किसानों के बच्चे हैं, वो खेतों पे अपने देखे होंगे फसलों को तैयार होते हुए कि कैसे तैयार होती हैं, पुष्प लगते हैं। तो सारी प्रक्रियाएं जो हमारे आसपास घटती रहती हैं, तो ऐसी चीज़ों को हमें याद करना बहुत आसान होता है। देखिए, तो उसी आधार पे आप बहुत ज़्यादा सिंपल भाषा में है जो हमारा अगला पॉइंट इसमें क्या है, परागकण की क्रिया में परागकण अंडक की वर्तिका पर पहुंचते हैं। क्या होता है, पुष्प में जो परागकण रहते हैं, तो जो एक ही पुष्प में नर और मादा पाए जाते हैं, तो जो नर यानी आपका परागकण होता है नर से प्राप्त होता है, वो पुंकेसर से क्या होता है, परागकों से अंडक की वर्तिका पर पहुंचता है। माध्यम कुछ भी हो सकता है पहुंचने का, कीटाणु द्वारा भी, भौरों के द्वारा, वायु के द्वारा, किसी माध्यम से पहुंच सकता है। लघु बीजाणु अंकुरित होकर नर एवं भेदों का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, अंडक पर लघु बीजाणु होते हैं, वो क्या करते हैं, नर एवं का निर्माण करते हैं। 9वां पॉइंट है आपका, बीजाणु में क्रियाशील वृत्तीय बीजाणु से मादा युग्मक अथवा भ्रूण कोष उत्पन्न होते हैं। जो बीजाणु में क्रियाशील से गुरु बीजाणु से क्या होते हैं, युग्म के भ्रूण में उत्पन्न होते हैं। अतः 8 प्रकार के होते हैं, इनके थैलेनुमा संरचना पाई जाती है। इनमें जो संरचना 8 भागों में व्यक्त होती है, जिसे थैलेनुमा संरचना अष्टकोष्ठीय कभी कहा जाता है इसे। अगला पॉइंट है, इसमें स्त्रीधानी का अभाव होता है, उसकी जगह अंडक कोशिका पाई जाती है। जो स्त्रीधानी रहती है, जो अन्य जीवों में पाई जाती है, वो इनमें नहीं पाई जाती, इनमें अंडक कोशिका पाई जाती है, जो 2 सहायक कोशिकाओं की बनी होती है। अगला है निषेचन की क्रिया, परागकण नलिका द्वारा होते हैं। परागकण की जो नलिका होती है उसमें निषेचन की सारी क्रिया होती है, पूर्णता होती है। परागकण नलिका का एक नर युग्मक अंडक कोशिका से मिलकर 2 युग्मक बनाता है तथा दूसरा नर युग्मक जो द्वितीय केंद्रक से मिलकर प्राथमिक आपका त्रिगुणित भ्रूण कोश केंद्र का निर्माण करता है। इस घटना को द्विनिषेचन भी कहा जाता है और आवृत्ति बीजी पौधों का लक्षण भेद भी गुण कहा जाता है। तो ये वह प्रक्रिया है जो पौधों के पुष्प में अंडाशय और अंडक लघु बीजाणु के सहयोग से कोश का भित्ति में होती है, जो आपके वर्तिकाग्र पर होती है। जो नर युग्मक पुष्प होता है, उसके पुंकेसर से परागकोश निकलकर जो मादा यानी जो पुष्प होता है, उसमें जो मादा हिस्सा होता है, उसमें के अंडक पर परागकोश जाते हैं और अंडक की जो वर्तिकाग्र होती है उस पर निषेचन की क्रिया होती है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है, निषेचन बीजांड के बीज में परिपक्व हो जाता है और जो अंडाशय में फल में परिवर्तित हो जाता है, और जो अंडाशय में एक फल के रूप में परिपक्व हो जाता है। युग्म में भ्रूण बनता है तथा प्राथमिक त्रिकोण भ्रूण केंद्र या त्रिकोण में निर्माण होता है। जो आवृत्ति बीजी पौधों में पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतर पाया जाता है। इसके जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित बीजाणुविद अवस्था रहती है और बहुत कम विकसित युग्मक अवस्था होती है। इसके बाद देखिए क्या होता है, आवृत्ति बीजी का आर्थिक महत्व। जी तो इसकी विशेषता होगी, पहचान लेंगे जो आपका। अब इसका आर्थिक महत्व क्या होता है, मनुष्य में इसका आर्थिक महत्व बहुत लाभदायक है, जो मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। जैसे इसी से मनुष्य के लिए भोजन उत्पन्न हो रहा है, फसलें तैयार हो रही हैं, भोजन, मसाले, औषधियाँ, पेय पदार्थ, तेल, काष्ठ यानी लकड़ी, रेशे आदि से सारे अनावृत्ति पौधों से प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा क्या होता है, पौधे विभिन्न भाग जो भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपने देखा होगा भोजन के रूप में चावल है, गेहूँ है, मूली है, गाजर है, जो सब्जियां हैं, ठीक है, मक्का है, तो ये सारे भोजन के रूप में उपयोग होते हैं। हाँ, इनके कुछ नाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे चावल का नाम आया, चावल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो चावल का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो
ओराइजा साइडवा होता है, और मक्का का जिया मेज होता है, और गेहूं का टिटिका एस्टमान होता है। तो जो अभी कभी कभार आपको ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। इसके अलावा देखिए मसाले ये विभिन्न पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे हल्दी, ठीक है, हल्दी को कुरक्यूमा कहा जाता है, लौंग, अदरक, ठीक है। तो ये मसाले भी हमें पौधों से, कौन से, अनावृति पौधों से। औषधियाँ, कुछ औषधियाँ महत्वपूर्ण होती हैं जो मनुष्य के विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए उपयोग की जाती हैं, तो वो भी अनावृति बीजी पौधों से प्राप्त होती हैं। जैसे कौन कौन से पौधे आपके, एकोनिटस यानी नेपिलस जो अपने यहाँ इंडिया में नहीं पाया जाता, रोफेला या साइनवाइटा, ये सारे पौधे अधिकतर अफ्रीका या अमेरिका के जो जंगल हैं उनमें पाए जाते हैं। इसका कास्ट यानी कुछ प्रमुख प्रकार के जो पौधे होते हैं जिनसे हमें प्रमुख प्रकार से सागौन है, ठीक है, सागौन के अलावा आपका जो साल है, इनसे हमें क्या है, कास्ट यानी लकड़ी, मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। इसके बाद रेसे, रेसे भी हमें इन्हीं से प्राप्त होते हैं जिससे वस्त्रों का निर्माण होता है, और विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र में भी रेसों का उपयोग होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा अनावृति बीजी और आवृत्ति बीजी में अंतर। मैं आवृत्ति और अनावृत्ति दोनों पढ़ा चुका हूँ। इन दोनों को ही आपको तुलना के रूप में लिखना है, तो अधिकता आप लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिख पाओगे वैसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को मैं समझा चुका हूँ, तो दोनों को तुलनात्मक रूप से बताना है आपको। वो जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी समय के अभाव के कारण मैं आपकी सारी चीज़ें नहीं समझा सकता हूँ। वैसे मैं दोनों के बारे में समझा चुका हूँ, तो आप चाहें तो मन से लिख सकते हैं। अंत में अगली वीडियो में इस चीज़ के बारे में एक डिस्कस और कर लेंगे अपन। और भी कोई समस्या हो तो विद्यालय में आके आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।